हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। सो दोबारा आ चुके हैं एक नए लेक्चर के साथ, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं एस्चुरीज, इकोसिस्टम, मैंग्रोव्स एंड जो कि इंडिया में जो भी कुछ है उसके बारे में पढ़ने जाएंगे। कहाँ कहाँ पर है मैंग्रोव सबसे ज़्यादा, और वर्ल्ड का कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, क्यों ज़रूरी है ये एस्चुरीज, क्यों ज़रूरी है, सब पढ़ेंगे और जानेंगे भी क्यों है। ऑलरेडी अगर आपने पुराने जो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो जाके देख लेना। एंड प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाओ, वरुण पाठशाला के नाम से पेज है, उसको जाके लाइक करो, फॉलो करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको और चीज़ें मिलेंगी। प्लस यूट्यूब की वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहो, आपको और नए नए लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपके यूपीएससी की प्रिपरेशंस में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और आई एम श्योर कि अब जितनी भी सारी चीज़ें आपके पेपर में आने वाली है, हाउ टू करेक्ट द एग्जामिनेशन, आई डेफिनेटली टेल यू विद इन 5 मंथ्स और 6 मंथ्स, जो भी अभी थोड़ा सा टाइम पीरियड बचा हुआ है आपके पास, कुछ महीने कुछ दिन जो बचे हुए हैं, आपको एक शॉर्ट पीरियड के अंदर आपका एग्जामिनेशन किस तरीके से क्रैक हो सकता है, दैट विल डेफिनेटली टेल यू। ओके, सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। पहले अभी इसको पढ़ लेते हैं। देखो, आपको सक्सेस मिलने के लिए ना आपको दो चीज़ें जरूर चाहिए। आपका टाइम अच्छा होना चाहिए और आपकी मेहनत होनी चाहिए। अगर दोनों एक साथ मिल गए ना, डेफिनेटली योर थिंग्स विल वर्क एंड यू विल बी अनलकीस्ट पर्सन। ओके, तो जब भी कुछ भी पढ़ रहे हो ना, तो हमेशा इस हिसाब से पढ़ना कि वो आप पहली बार ही पढ़ रहे हो, आप कितनी बार भी पढ़ चुके हो। ट्राई टू इवन लाइक बी अ फ्रेशर ऑलवेज, डोंट बी एन लाइक एन अ मास्टर, डोंट बी एन लाइक योर जस्ट एन अ प्रो मैन फॉर एनीथिंग। आप कहीं भी प्रो बनने की कोशिश मत करो। बी ए मैन जहाँ पर उसे कुछ भी नहीं आता। जब कुछ भी नहीं आएगा तो आप हमेशा जीरो से स्टार्ट करोगे, और जब भी जीरो से स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ एक्विटी इकोसिस्टम। तो एक्विटी इकोसिस्टम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको सिर्फ एक बार नज़र मार लो। अगर नहीं पढ़ा है, पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा। पुराने लेक्चर्स देख लो। एक्विटी सिस्टम बार बार बताऊंगा तो कोई मतलब रहता नहीं है, तो ध्यान रखना क्या है ये पॉइंट, क्या क्या है। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट मरीन वाला है। ठीक है, फ्रेश वाटर क्या है, मरीन क्या है, ब्रैकिश वाटर क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब वहीं यहाँ पर एस्चुरीज इकोसिस्टम पढ़ना है। अब जो एस्चुरीज होती क्या है, ध्यान रखो, मैं आपको बताता हूँ। अब कोई भी प्लेस जहाँ पर नदियाँ, कोई मैंग्रोव या फिर कोई भी जहाँ नदियाँ सीधा समुद्र के अंदर जाके मिल जाती हैं, वहाँ बेसिकली एस्चुरीज बन जाती हैं। जो लेगून से ऐसी कोई सिस्टम नहीं बनाती हैं। एन एस्चुरी इज ए प्लेस वेयर रिवर ऑन स्ट्रीम ओपन्स इनटू द सी, माउथ ऑफ द रिवर। जो रिवर नदी का जो मुंह है या फिर जो माउथ है, वो डायरेक्टली सी में जाके, समुद्र में जाके मिल जाता है। इट इज पार्शली इनक्लोज कोस्टल एरिया ऑफ ब्रैकिश वाटर। सैलिनिटी वेरीज ऑफ 0 to 35 के बीच, पीबीटी के बीच में होती है, विथ वन और मोर रिवर्स स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू इट एंड फ्री कनेक्शन टू द ओपन ऑफ द सी। डायरेक्टली जो एक तरीके का ब्रैकिश वाटर हो जाता है। अब ये पूरा का पूरा ये आपका सी है, यहाँ से एक नदी आ रही है, दूसरी आ रही है, तीसरी आ रही है, तो ये एस्चुरीज बनाती है। ठीक है, तो एस्चुरीज यानी कि डायरेक्टली सीधा इनका जो बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल सी से मिलने के लिए। और यहाँ पर छोटी मोटी अगर कुछ बन जाता है तो एक छोटी सी जो लेक बन जाती है ब्रैकिश वाटर, जहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा होती है, जहाँ पर नदियों का, समुद्र का, दोनों का पानी मिल जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसे ब्रैकिश वाटर कह देते हैं, काइंड ऑफ। And estuaries, fresh water carrying fertile silt run off in the land mixes with the salty sea water। तो यानी कि जो एस्चुरीज हैं, जो रिवर है, वो काफ़ी कुछ यानी कि फर्टाइल सिल्ट लेके जाती हैं, और लैंड का जो मिक्सेस होता है वो जाती हैं, वो डायरेक्टली सॉल्टी सी के अंदर जाकर मिल जाता है। एस्चुरीज फ्रॉम ट्रांजिशन जोन इकोटोन बिटवीन रिवर इन्वायरमेंट एंड द मरीन इन्वायरमेंट। तो ऑब्वियसली बात है, जब ये दोनों के दोनों आपस में मिलेंगे, मैंने आपको बताया था इकोटोन क्या होता है, जहाँ पर दो इकोसिस्टम आपस में आके मिल जाते हैं, उसे बेसिकली इकोटोन कह दिया जाता है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ से नदी सिस्टम जा रहा है, यहाँ से मरीन सिस्टम है, तो ये दोनों के दोनों यहाँ पर आके मिल जाते हैं, तो इसे बेसिकली इकोटोन कह दिया जाएगा। ट्रांजिशन जोन बेसिकली एक तरीके कहते हैं इसे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखोगे तो जो एस्चुरीज हैं, उनका जो माउथ, कोस्टल बेस, टाइटल मास, लगून एंड डेल्टास, ये बेसिकली एक तरीके का इकोटोन है। तो ये था आपका एस्चुरियन इकोसिस्टम। थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। एस्चुरीज जो फॉर्म होती हैं वो बेसिकली राइज इन सी लेवल की वजह से होती हैं। ठीक है, मूवमेंट ऑफ लैंड, सैंडबार्स, ग्लेशियल प्रोसेस एंड टेक्टोनिक प्रोसेस, ये सब कुछ इसकी वजह से होता है। तो जहाँ पर आपको ये चीज़ समझ देखना, जब भी आपका सी लेवल थोड़ा ऊपर बढ़ेगा, और वहाँ पर एस्चुरीज आपका बनना हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ जो सैंड होगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, सैंड बार्स, ग्लेशियल्स प्रोसेस हो जाएगा, टेक्टोनिक प्रोसेस हो जाएगा, उसकी वजह से। अभी एक इमेज दिखाऊंगा, उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर करूंगा। ऑल द प्लांट एंड एनिमल इन द एस्चुरीज आर सब्जेक्टेड ऑफ वेरिएशन इन सैलिनिटी विच दे आर अडेप्टेड ऑस्मो रेगुलेशन, जिसे हम कहते हैं बेसिकली। अब क्या होता है, देखो जितनी भी एस्चुरीज बन रही हैं, कुछ भी हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, वहाँ पर एक चीज़ समझने की जरूरत है आपको। जो वहाँ के एनिमल्स हैं, जो प्लांट हैं, वो अपने आप को एक
कैमोफ्लेज कहते हैं ना, अपने आप को ढाल लेते हैं उसमें ढालने की वजह से उनमें सैलिनिटी की जो बेसिकली जो एक तरीके से आप कहोगे जो प्रोपोर्शन है उनका सैलिनिटी का, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पर उनको मिलता है वो सारा का सारा प्रोपोर्शन। तो वहाँ की जो वेरिएशंस है वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जो वहाँ की विभिन्नता है वो बढ़ जाती हैं एक तरीके से, और इसको बेसिकली वो जो अडॉप्ट कर लेते हैं इस पूरे प्रोसेस को, उसके सैलिनिटी को, सारी चीज़ों को, तो उसे बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। ओके। एस्चुरीज आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइडल एक्शन। ओके, मैंने आपको बताया, तो बेसिकली सी लेवल है। सी लेवल क्या होता है? जब टाइडल होगा, जब टाइड्स आएंगे तो इन्फ्लुएंस होती हैं। दे आर प्रायोरिटिकली वॉश्ड बाय सी वाटर ऑन ट्वाइस अ डे। तो जब भी टाइड्स आएंगे वो धीरे धीरे, टाइड्स आपको पता है आगे जाना पीछे आना, दिस इज बेसिकली द टाइड्स। एक ऊंचाई में जब समुद्र की लहरें बढ़ती हैं, दिन में 2 बार ही होता है बेसिकली मोस्ट ऑफ, और कई बार तो ये काफ़ी बार होता है, तो ये चलता रहता है। सो दिस इज in some narrow estuaries, tidal bores are significant. Tidal bores cause great damage estuarine ecology. जब tidal bores यानी कि बड़े जो बेसिकली ज्वार भाटे जिसे हम कहते हैं वो आते हैं, तो उसकी वजह से जो इकोलॉजी है वो इम्पैक्ट हो जाती है, वहाँ पर डैमेज हो जाता है, एक तरीके का फ्लड बेसिकली हम कहते हैं जो कि आता है। अगर आप इस एरिया को देखोगे तो ये पूरा का पूरा समुद्र है, ये पूरा एरिया, यहाँ से नदी जा रही है, ठीक है, ये नदी जा रही है, ये नदी आके सीधा समुद्र में सीधा मिल गई। यहाँ आसपास के खेत बने हुए हैं। ये जो पानी अगर आप देख रहे हो, ये वाला, तो यहाँ पर भी ये जो पानी रुका हुआ है एक तरीके से छोटा सा, तो ये बेसिकली जो है ये ब्रैकिश वाटर कहलाता है, ठीक है, ये ब्रैकिश वाटर में काउंट हो जाता है, और ये डायरेक्टली मिल रहा है। और यहाँ की जो इकोलॉजी है, यहाँ की सैलिनिटी पूरी चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी की सैलिनिटी पूरी चेंज हो जाएगी। तो दैट्स द मेन रीजन। ओके, लेट्स मूव। अब क्या महत्व, क्या है इंपॉर्टेंस, क्या है एस्चुरीज की, वो देख लें। दे आर मोस्ट प्रोडक्टिव, यानी कि अच्छे खासे प्रोडक्टिव होते हैं। मोर प्रोडक्टिव देन वेटलैंड्स। वेटलैंड्स जितने ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं उससे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं वाटर बॉडीज इन दी वर्ल्ड, बिकॉज दे आर मिक्सिंग फ्रेश वाटर, जहाँ पर सैलाइन और वाटर जोन दोनों, मरीन दोनों मिल जाते हैं, तो अच्छा खासा ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और बहुत इकोसिस्टम आपस में मिलते हैं, तो अच्छा होगा। इकोटोन यानी कि अच्छा खासा मैंग्रोव्स, वेटलैंड, एस्चुरीज, ग्रासलैंड, जितने भी इकोटोन है, वहाँ पर नेचुरली जो इकोसिस्टम होता है, वहाँ का जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बाकी एरिया से ज़्यादा होती है। जहाँ पर ट्रांजिशन जोन हो रहा हो वहाँ पर ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, जहाँ पर जो इकोटोन हो रहा हो वहाँ पर आपका जो प्रोडक्टिविटी है उस एरिया की वो ज़्यादा होगी नेचुरली, वहाँ पर मेल मिलाप को ज़्यादा हो रहा होगा। फॉर एन एग्जाम्पल के लिए मैं सिर्फ इन दोनों को हटा देता हूँ, मैं मरीन या फिर रिवर सिस्टम, इनको हटा देता हूँ, मैं एक लैंड की बात करता हूँ। ये वाला एक इकोटोन है, एक ये इकोटोन है, समझ में आ रहा है? ये जंगल वाला इकोटोन है, ठीक है, वाइल्ड एरिया, ये ह्यूमन इकोटोन, ये इकोसिस्टम है जंगल वाला, और ये है ह्यूमंस का, यहाँ पर ह्यूमन रहते हैं। ये दोनों यहाँ से एक दीवार खड़ी की हुई है। अब ये दोनों के दोनों आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। अब जब ये दोनों आपस में मिल रहे हैं तो इनके लिए ये भी महत्व बढ़ जाता है कि यहाँ भी शिकार कर सकते हैं, और मानव तो होता ही एक शिकारी है, तो यहाँ भी शिकार कर सकते हैं। दोनों के दोनों इकोसिस्टम मिल जाते हैं, और इनको पता है कि जो ह्यूमन इकोसिस्टम है वो ह्यूमन इकोसिस्टम इस वाले एरिया में इजीली एंटर कर सकता है। उनको यहाँ पर प्रोडक्टिविटी, जंगल है तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें, दवाई, ये सब ज़्यादा पाए जाएंगे, और इनके लिए भी चीज़ें, यानी कि इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है बहुत अच्छी खासी। तो ये बेसिकली मेन मोटिव था आपको बताने का, तो जस्ट फॉर काइंड ऑफ मजाक के तौर पर बताया है, दैट प्लीज़ समझने की कोशिश करना। ऑल्सो एन एस्चुरीज हैज़ वेरी लिटिल वेव एक्शन, यानी कि इट्स प्रोवाइड काम रिफ्यूज, ओपन सी हैज़ बिकम आइडियल फॉर सर्वाइवल नंबरस एक्वेटिक स्पीसीज। तो मैंने आपको बताया प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है और दो इकोटोन आपस में मिल जाते हैं, तो एक अच्छा खासा सर्वाइवल, और जो स्पीसीज हैं, एनिमल्स हैं, और फिश, जो मरीन इकोसिस्टम है वो फलता फूलता रहता है, लाइक दैट। तो अब मोस्ट हैविली पॉपुलेटेड होती हैं, आपको पता है, जो थ्रू आउट द वर्ल्ड, विद अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली कोस्टल एरियाज के पास रहती है, ध्यान रखना 60%। द वास्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द सी वर्ल्ड अबाउट द एस्चुरीज बैरियर ऑफ द कोस्टल हैबिटेट। जो सी वर्ड होती है यानी कि घास होती है सी वर्ड, उसी तरीके से हैबिटेट टू चेक वाइंड स्पीड ड्यूरिंग साइक्लोन, हाई वेलोसिटी लैंडवर्ड। तो जो मैंग्रोव्स हैं मैं आपको दिखा दूंगा अभी दोबारा से, जो फर्स्ट पेज है उसमें मैंने ऑलरेडी दिखा दिया, मैंग्रोव एक्ट लाइक फिल्टर ट्रैपिंग। अब ये मैं आपको ना मैंग्रोव वाले से ज़्यादा अच्छे समझा पाऊंगा। precipitation of clay alluvium particles in the estuarine region high because of the exposure of saline water, तो ऑल बिकॉज ऑफ कि अच्छा खासा प्रोटेक्ट करते हैं, तो दिस इज एस्चुरी। तो मैंग्रोव एक प्रोटेक्शन का काम करते हैं, एक तरीके से एक वॉल की तरह काम करते हैं। जब भी बाढ़ आ रही हो या फिर कुछ और दिक्कत हो तो उनके लिए, या फिर 60% तो छोड़ दो, वो तो मैंग्रोव के बारे में नहीं है, वो बेसिकली कोस्टल के बारे में, जो कि हैवीली पॉपुलेटेड एरियाज है। तो
मैंग्रोव अच्छे खासे आपको एक मेडिसिनल का काम करते हैं। वहाँ पे इतनी अच्छी मेडिसिन मिलती हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो कि आपको बहुत आपकी सारी चीज़ों में काम आएंगी। तो सेम काइंड ऑफ आप सेम चीज़ें यहाँ पर हैं, किया है क्या, ट्रैप, पॉल्यूटेंट, ये सारी चीज़ें। तो एस्चुरीज स्टोर रिसाइकल न्यूट्रिशन, ट्रैप सेडिमेंट्स फॉर्म बफर बिटवीन कोस्टल कैचमेंट मरीन एनवायरनमेंट। तो ध्यान रखने की चीज़ है, जितना भी आपका चीज़ें हैं जो रिसाइकल हो जाती हैं, ट्रैप सेडिमेंट्स हैं जो भी आप डालते हो नदी में, सारी चीज़ें वो कोस्टल और मरीन इकोसिस्टम में मिक्स हो जाती हैं। दे ऑल्सो एब्जॉर्ब ट्रैप, डिटॉक्सीफाई पॉल्यूटेंट, एक्टिंग ए नेचुरल वाटर फिल्टर। तो आपका जितना भी नदी का जो गंदा पानी है वो समुद्र में जाएगा, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली उसमें मिक्सअप हो जाता है और सैलिनिटी की वजह से वो फिल्टर आउट होता जाता है। एस्चुरीज विद देयर वेटलैंड, क्रीक्स, लगून्स, ये सब कुछ अच्छा खासा मिल जाता है। अच्छे रिसोर्सेज हैं इन सारी चीज़ों के यहाँ पे। ओके, वहीं they are deep and well protected marine transgression, hence they are ideal location for the construction port harbors। तो इनके लिए भी एक अच्छे माने जाते हैं। बैंक ऑफ एस्चुरिन चैनल फेवर्ड लोकेशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट विच यूज टू बी एस्चुरीज, फिशिंग, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए, फिशिंग के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए अलग से इनको यूज़ किया जाता है। दे आर ऑल्सो गुड फॉर दैट। तो एक ये ध्यान रखना, आप इकोनॉमिकली आप उसको देख लो, ठीक है, इकोटोन के बेसिस पे देख लो, मेडिसिनल के तौर पे देख लो, और आपके सॉरी अगर वैसे कहें तो टूरिज्म के महत्व की वजह से देख लो। एवरीथिंग इज देयर, आपको हर चीज़ में हेल्प करेगा, आप कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल ही है ऑल द वे से। ओके, डिफरेंस बिटवीन लगून एंड एस्चुरीज, देखो लगून और एस्चुरीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब इसको समझने के लिए ना सिर्फ आप पहली लाइन पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा। ए लगून इज स्ट्रेच ऑफ सॉल्ट वाटर सेपरेटेड फ्रॉम द सी वे, लो सैंडबर्ग और कोरल रीफ। ठीक है, लगून लॉन्ग है, ठीक है। आप एल से एक लेक समझ लो, और गून यानी कि लंबा, यानी कि एक लंबे तरीके से समझ लो, तो इस तरीके से कुछ इस तरीके से ही मान के चलो। सी वाटर, ये यहाँ पर बिल्कुल पूरा पूरा सी वाटर है, और इस सी वाटर से बिल्कुल हट के यहाँ पर एक ऐसा एक लंबी सी छोटी सी एक लेक बनी हुई है, इसको लगून कहते हैं। बैक वाटर्स इन द केरला आर मोस्टली लगून वेयर सी वाटर फ्लोज इनवर्ड थ्रू ए स्मॉल इनलेट दैट ओपन टूवर्ड्स द सी। ठीक है, इन एस्चुरीज द रिवर फ्लो फास्ट स्ट्रॉन्ग वाइल इन द लगून वाटर इज शैलोअर एंड फ्लो स्लगली। यानी कि सेम सारी चीज़ें जो एस्चुरी से वो डायरेक्टली मिल जाती है, बट लगून के एक तरीके से सेपरेट बॉडी की तरह काम करता है। एस्चुरीज आर यूजुअली डीपर देन लगून्स, ऑब्वियस ही बात है। लगून्स मोस्टली डोंट हैव एनी फ्रेश वाटर सोर्स while the estuaries have at least one, lagoons are more saline than estuaries। ये पानी यहाँ पर इकट्ठा हुआ पड़ा है, धीरे 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 इकट्ठे होने की वजह से इसमें जो सैलिनिटी है वो बढ़ जाती है। बट एस्चुरीज में नहीं, सैलिनिटी नहीं बढ़ सकती। कारण क्या है, डायरेक्टली इसका जो माउथ है वो सी की तरफ है, पानी जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है, तो यहाँ पर सैलिनिटी कम हो जाएगी। लगून्स आर फॉर्म ड्यू टू फॉलिंग इन दी सी लेवल, कोस्ट लाइन इमरजेंस, केरला कोस्ट लाइन बढ़ गई है तो उसकी वजह से एक छोटा सा ऐसे एक लगून्स बन गया, पानी भरा हुआ एक लेक की तरह। एस्चुरीज आर मोस्टली फॉर्म ड्यू टू राइज इन सी लेवल। ठीक है, तो इसकी वजह से कोंकण कोस्ट है, कोस्ट लाइन सबमर्जेंस है, इसकी वजह से। ओके, अब एस्चुरीज की जो वेजिटेशन है मैं आपको बता चुका हूँ, क्या मैंग्रोव, ये सारी चीज़ें। ओनली सर्टन टाइप्स ऑफ प्लांट्स एनिमल अडेप्टेड इन द ब्रैकिश एस्चुरीन वाटर फ्लरिश होते हैं, जो कि एस्चुरीज के अंदर कुछ टाइप के होते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिज्म इन एस्चुरीज आर इट्स सैलिनिटी एंड द अमाउंट ऑफ फ्लडिंग। सैलिनिटी जो कि बेसिकली जो सबसे बड़ा है, जो कि इसके प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी में महत्व देता है, यानी कि अच्छा खासा बढ़ावा देता है, वो सैलिनिटी, और इसका जो फ्लड जो आती है वो है। एस्चुरीज अबाउट डाइवर्स हैबिटेट, मैंग्रोव, सॉल्ट मार्शेस, सी ग्रासेस, मड फ्लैट, ये सारी चीज़ें। अब ये ध्यान रखना, जहाँ भी एस्चुरीज बन रही होगी ना, वहाँ पर सैलिनिटी के साथ साथ ना मड फ्लैट्स होगा, यानी कि दलदल बना हुआ होगा, जो आपको लगेगा बिल्कुल मिट्टी सूखी हुई है, आप चल सकते हो, बट एट द एंड व्हेन यू ट्राई टू वॉक ऑन दैट, आप धीरे धीरे दसते जाओगे अंदर। So this is estuaries is very dynamic, productive ecosystems in the river flow, tidal ranges, sediment distribution, continuous changing in them। तो ऐसा चलता जाता है, उसकी मिट्टी चेंज होती रहती है, बार बार रिवर्स का पानी अंदर जाते ही जाएगा, जाते ही जाएगा, रिवर फ्लो होती रहेगी, सैलिनिटी वैसे भी ज़्यादा नहीं होगी, कमी होगी। प्रोडक्टिव सिस्टम इसकी वजह से अच्छा होगा, सेडिमेंट नई मिट्टी आती जाती है, सेम काइंड ऑफ, तो इसी वजह से। इन जनरल फाइटोप्लैंक्टन ऑफ एस्चुरीज आर डाइटोम्स, डाइनोफ्लैगलेट्स, ग्रीन एल्गी, ब्लू एल्गी, ये सारी आपको वहाँ पर पाई जाएंगी। ठीक है, टूवर्ड द सी कोस्ट ऑफ एस्चुरीज दे आर लार्ज एल्गी एंड सी ग्रासेस नियर द माउथ ऑफ द रिवर्स। अब ये जो सी ग्रास है ना, ये भी बेसिकली बहुत हेल्पफुल होती हैं, लाइक ना मैंग्रोव्स। एस्चुरीज आर होम टू ऑल किंग ऑफ टेरेस्ट्रियल लैंड बेस्ड प्लांट्स एनिमल्स, तो उनके लिए एक अच्छा खासा तो सेम सी वर्ड है, ये सारी चीज़ें ग्रासेस हैं जो वहाँ पाई जाती हैं। सो दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। ओके, देखो सिंपल सी चीज़ जो समझने की है, ये सारे बेनिफिट तो ठीक हैं, आप बेनिफिट ये आपके मेंस के प्रोस्पेक्टिव से हैं, सिर्फ समझने के हैं, लिखना आपको अपनी मर्जी से है, जितना आप
अच्छा बेटर लिख पाएंगे उतना ज़्यादा ज़रूरी है। और जितना ध्यान रखना, यूपीएससी नॉट बेस्ड ऑफ कि आपका आंसर कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव है, कितना ज़्यादा बढ़िया है, ये ध्यान रखना है कि आप कितनी जल्दी सोच सकते हैं और कितनी जल्दी आंसर दे सकते हैं। देयर आर 20 क्वेश्चन को आपको हर किसी क्वेश्चन को 8 मिनट के अंदर आपको अटेम्प्ट करना है, और 8 मिनट के अंदर ही आपको ये जवाब देना है कि बिल्कुल सही होना चाहिए। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कितना सुंदर आंसर है और कितना यानी कि एक इतना डीपली आंसर दिया हुआ, ना ना इतना मत जाओ। दे जस्ट वांट कि आपने कितना ध्यान से लिखा है और कितना जरूरी है और कितनी जल्दी आपने आंसर दे लिया। आपका अटेम्प्ट आपको डिपेंड करता है कि आप यू आर बिकमिंग IAS ऑफिसर और नॉट, यू आर गोइंग टू बी क्लियर IUPSC और नॉट। ओके, द कंट्री हैज मेजर 14 major, 44 medium, 162 minor river drains into the sea through various estuaries. Major estuaries occur in the Bay of Bengal. Many estuaries are location of some of the major seaport. Most of India major estuaries occur on the east coast. In contrast, estuaries on the west coast are smaller environment estuaries. Delta is considered as subsection estuaries. तो ठीक है, इस तरीके से बनती है। टू टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ एस्चुरीज वेस्ट कोस्ट, मंडोवी जुआरी। मंडोवी जुआरी बेसिकली कहाँ पर है, ये दो रिवर हैं जो कि वेस्ट कोस्ट पर है। वेस्ट कोस्ट कहाँ है आपका, गोवा। ये दोनों की दोनों बेसिकली जुआरी और मंडोवी, ये दोनों की दोनों गोवा की रिवर हैं जो कि एस्चुरीज बनाती हैं। ठीक है, ये है मेजर जो एस्चुरीज हैं वो बेसिकली बे ऑफ बंगाल के अंदर है, आपको बता दिया गया है, वही यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट यूजफुल दैट मच, ये जरूरी नहीं है। अब मोस्ट ऑफ द मेजर एस्चुरीज ऑकर ऑन द ईस्ट कोस्ट, इन कॉन्ट्रास्ट द एस्चुरीज ऑन द वेस्ट कोस्ट आर स्मॉलर। जो वेस्ट कोस्ट की हैं, जो सबसे ज़्यादा जो ऑकर होती हैं वेस्ट कोस्ट पे होती हैं, बट जो सबसे बड़ी जो मेजर एस्चुरीज हैं मोस्ट ऑफ द इंडिया, जो मेजर एस्चुरीज हैं वो ईस्ट कोस्ट पर ही हैं। और उसमें से जो अगर आप कॉन्ट्रास्ट बात करोगे, एवरेज में डिफ्रेंशिएशन की बात करोगे, तो जो वेस्ट कोस्ट आर स्मॉलर है, यानी कि छोटे एस्चुरीज बनाती हैं, वहीं ईस्ट कोस्ट जो है वो बेसिकली बड़ी बनाती हैं। ओके, मंडोवी ज्वारी मैंने आपको बता दिया, गोवा की दो रिवर है जो एस्चुरीज बनाती हैं। इशू ऑफ इंडियन एस्चुरीज इकोसिस्टम, क्या इशू हो सकते हैं यार, देखो इशू का क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ द एस्चुरियन कैचमेंट रिजल्ट इन द चेंजेस ऑफ वाटर फ्लो वायरस एस्चुरीज। अब क्या होगा, अब ये एक इतना रिवर ऐसे बह रही है, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि इस रिवर का जो वाटर है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए, चेंज किया जाए इसके फ्लो को। अब यहाँ पर बीच में जितने भी स्टेट पड़ रहे हैं, स्टेट है, सिटी है, सबको पानी मिल रहा है, अब दे जस्ट वांट कि यहाँ पर हो जाए, तो ये जो वाटर का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, तो पानी यहाँ चलेगा तो एस्चुरीज का जो इकोसिस्टम है वो कम हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर भी एक बनाया जाएगा, फिर यहाँ एक बनाया जाएगा, फिर यहाँ कैनल वैनल का सिस्टम, देन वाटर मॉडिफाई करना, वो रिवर लिंक प्लानिंग, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये बेसिकली मेन है, हुगली, गोदावरी, पुलिकट, ये सारी चीज़ें आप ध्यान दें। पॉल्यूशन थ्रू इंडस्ट्रीज, जो सीवेज जो डिस्चार्ज है वो होता रहता है, इंडस्ट्रीज़ का पॉल्यूशन है, इंडस्ट्रीज़ का जो बेसिकली जो डंप है वो उसमें डाला जाता है, आपके घरेलू जो डंप हैं वो डाले जाते हैं। रिक्रिएशनल और बोटिंग, फिशिंग, इसके लिए ज़्यादा यूज़ होता रहता है, तो और ज़्यादा दिक्कत है। नेविगेशन, डिग्रेडिंग, शिपिंग, बेसिकली सबसे ज़्यादा इशू है कि आप शिपिंग के लिए नेविगेशन के आप नॉर्मली देखो, इम्पैक्ट सिर्फ इम्पैक्ट अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा कम है, वो बोटिंग और फिशिंग है। फिशिंग के बाद अगर आप देखोगे तो पॉल्यूशन लेवल, नेविगेशन, डिग्रेडिंग, शिपिंग, और ये वाला, ये सबसे ज़्यादा मेजर में काउंट कर सकते हो आप। ठीक है, आप इसको भी ले सकते हो मेजर। देन उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ अर्बन रूरल सेटलमेंट, माइनिंग इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड डंपिंग सॉलिड वेस्ट। तो ये बेसिकली जो इतना आपका वेस्ट है, मैंने आपको बताया ना, जितना भी आप डंप कर रहे हो ना वहाँ पे, दिस इज ऑल्सो द इशू। तो वहीं अगर आप देखोगे, ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ टारगेट फिश स्टॉक ड्यू टू इंक्रीज डिमांड, रिक्लेमिंग ऑफ फ्रिज areas of intensive aquaculture in opens, obstructing in the migratory चिल्का, सेम पॉल्यूशन लेवल, बायोडाइवर्सिटी, सारी इफेक्ट होती है, वही सब है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैंग्रोव्स क्या होता है, मैंग्रोव रिप्रेजेंट लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक लिटोरल नियर द सी शोर फॉरेस्ट सिस्टम होता है, यानी कि बिल्कुल यहाँ पर सी है और सी से बिल्कुल टच ही है, यहाँ पर मैंग्रोव्स बने होते हैं बहुत सारे, जिनकी जड़ बिल्कुल यानी कि बहुत ऊपर तक उठी हुई होती है। ठीक है, पानी में उनकी जड़ होती है और अच्छी खासी आपको उठी हुई नजर आएंगी, एक काइंड ऑफ। दीज आर मोस्टली एवरग्रीन फॉरेस्ट ग्रो इन शेल्टर्ड लो लाइन कोस्ट, लो लाइन कोस्ट पे होते हैं। एस्चुरीज, मड फ्लैट, टाइडल, क्रीक, ठीक है, मार्शेस, लगून्स ऑफ ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन, ये सब आपको यहाँ पाया जाएगा। मैंग्रोव ग्रो बिलो हाई वाटर लेवल ऑफ स्प्रिंग टाइड्स, जहाँ पर भी स्प्रिंग टाइड्स आते हैं, हाई लेवल ऑफ वाटर होता है, वहाँ ये पाए जाते हैं। बेस्ट लोकेशन वेयर दे अब्यूडेंट सिल्ट, जो यानी कि अच्छा खासा सिल्ट है वो छोड़ते हैं, बॉट डाउन द रिवर्स फ्रॉम ऑन द बैक शोर, क्रिएटिंग सैंडी बीचेस, यानी कि दलदली पूरा एरिया होता है, आपने देखा ही है बे ऑफ बंगाल का। मैंग्रोव्स हाईली प्रोडक्टिव, ठीक है, ट्रीज में वेरी इन हाइट
8 से 20 मीटर तक के होते हैं। दे आर शोर लाइन, वो साइक्लोन से सुनामी से अच्छा खासा बचाते हैं। दे आर ब्रीडिंग स्वैम्पनिंग ग्राउंड ऑफ मैनी कमर्शियल इंपोर्टेंट फिशेज, फिश के लिए अच्छा खासा यूज़ होता है, आपको पता ही है। सिंस मैंग्रोव लोकेटेड बिटवीन द लैंड एंड सी, दे रिप्रेजेंट द बेस्ट इकोटोन, जो मैं आपको बता चुका हूँ, लैंड और सी से जुड़े हुए होते हैं। मैंग्रोव्स आर श्रब्स, स्मॉल ट्रीज ग्रो इन कोस्टल सैलाइन ब्रैकिश वाटर, बता चुके हैं। सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज है, अच्छा खासा यहाँ पर जो है सॉल्ट होता है, वो जो मिट्टी का पानी की सॉल्ट होता है वो टॉलरेट कर लेते हैं, इतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। दे कॉल्ड हेलोफाइटस, आर एडॉप्ट हार्श कोस्टल कंडीशन। हेलोफाइटस यानी कि जितने भी जो मुश्किल कंडीशन होते हैं ना कोस्टल की, उसको अडॉप्ट कर लिया अगर किसी एरिया ने, तो बेसिकली जो मैंग्रोव्स है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको बेसिकली हेलोफाइटस कहते हैं। ठीक है। मैंग्रोव्स की जो वेजिटेशन है वो अच्छी खासी होती है, फैसिलिटेट मोर वाटर लॉस, लीव्स आर थिक एंड कंटेन सॉल्ट बेसिकली, सम ब्लॉक एब्जॉर्प्शन सॉल्ट, द रूट इटसेल्फ कंटेन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फिल्ट्रेशन। ठीक है। लो ऑक्सीजन होता है, ऑब्वियसली बात है, लो ऑक्सीजन यानी कि डिजॉल्व जो ऑक्सीजन चाहिए होता है वो नहीं होता है या कम होता है, बट ठीक है, मैंग्रोव्स को जितना चाहिए होता है उसकी वजह से अच्छा खासा वो ग्रो करते हैं। और बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, 25 नॉर्थ से 25 साउथ, इनके बीच में पाए जाएंगे, ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक, मेनली बिटवीन, ये इनका एरिया है, ध्यान रखना। ये आपको समझने की जरूरत है, कई बार डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है, तो ये आपको समझना है। बाकी जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब दे आर बेसिकली ब्लाइंड रूट्स टू ओवरकम द रेस्पिरेशन प्रॉब्लम इन एनॉर्बिक सॉइल। ओके। ब्लाइंड रूट बेसिकली फिनोमोट्रॉप्स कहा जाता है बेसिकली, जो कि अपना रेस्पिरेशन सिस्टम जो बनाते रहते हैं अपने आप, तो उसमें एक प्रॉब्लम भी है जिसे एनॉर्बिक सॉइल कहा जाता है, जो कि अपने आप ही यानी कि एक तरीके से किस तरीके से अगर मैं कहने की अगर मैं कोशिश करूँ, प्रोड्यूस बेसिकली ब्लाइंड रूट्स, जो कि आपको दिखाई नहीं देगी, बिल्कुल अंदर ही अंदर जाती रहेंगी, तो उसकी वजह से जो उनका जो सॉइल सिस्टम है, वो जो सॉइल्स है जो एनॉर्बिक हो जाती है, इतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं होती उनके लिए, बट वो ग्रो करते रहते हैं सारी चीज़ें बिकॉज ऑफ सेलाइन वाटर और सारी चीज़ें उनकी प्रोडक्टिविटी की, उनका कारण ही वही है। ओके। अब दे रिक्वायर हाई सोलर रेडिएशन, उनको जो मिलना चाहिए। ठीक है। हाँ, एविसीनिया और राइजोफोरा ये आपको समझने की जरूरत है, तो मैं आपको बता चुका हूँ वाई मैंग्रोव्स आर कन्फाइंड ओनली ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक कोस्टल एरियाज। मैंग्रो तो बेसिकली यहाँ पर इस लाइन को एक बार पढ़ोगे, दे रिक्वायर हाई सोलर रेडिएशन, उनको अच्छी खासी जो सोलर की जो सूरज की जो किरणें हैं वो चाहिए होती हैं। दिस एक्सप्लेन वाई मैंग्रोव्स कन्फाइंड ओनली ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक। ठीक है। मैंग्रोव्स ऑकर इन वैरायटी ऑफ कन्फिग्रेशन, सम स्पीसीज जैसे राइजोफोरा, आर्चिंग प्रॉप फ्रूट्स, ये वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, वाइल अदर एविसीनिया सैंडवर्ड, जिसको फिनोमोट्रॉप्स एयर रूट्स है, जो कि हवा में मोस्ट ऑफली रहती हैं। एडवांटेजेस होती हैं बेसिकली, इमर्ज होते हैं ट्रंक जो अच्छी खासी उनकी जो प्रोडक्टिविटी, वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। और सीड्स एडाप्टिव मैकेनिज्म सेम है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आप सिर्फ स्क्रीन शॉट लेके आप सिर्फ पढ़ सकते हो, कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ खास नहीं लिखा हो। ठीक है। लेट्स मूव। अगर आपको मैंग्रोव्स अगर आपको देखना है तो इस काइंड ऑफ इस तरीके से देख सकते हो, दिस इज द मैंग्रोव। ओके। आप देख सकते हो पानी के अंदर अच्छा खासा सैलाइन वाटर है, और इतना एक तरीके से जिसका डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत पास पास ही आपको ऐसे पेड़ मिलेंगे, और इस तरीके का सिस्टम, ये जितना भी देख रहे हो जो आपको ये कील ऐसी निकली हुई नज़र आ रही है, इसके नीचे जो पूरा का पूरा एरिया है वो बेसिकली दलदली एरिया है। कहाँ कहाँ पर मैंग्रोव्स है, सुंदरवन है हमारे पास, महानदी के पास मैंग्रोव्स होते हैं, महानदी उड़ीसा में है, सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है, कृष्णा आंध्र प्रदेश के अंदर है, कावेरी आपको पता है तमिलनाडु के अंदर है, अंडमान निकोबार में आपको मैंग्रोव्स पाए जाएंगे, रतनगिरी मैंग्रोव्स आपको पाए जाएंगे, गोवा के अंदर पाए जाएंगे मैंग्रोव्स, सब गुजरात पाए जाएंगे। तो ध्यान रखना, अगर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि क्या जो मैंग्रोव्स हैं वो सिर्फ सुंदरबन में पाए जाते हैं, सो दिस इज नॉट करेक्ट। जो सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव है सुंदरबन में पाए जाते हैं, यस दिस इज करेक्ट, बट सिर्फ और सिर्फ सुंदरबन में पाए जाते हैं, दिस इज इनकरेक्ट। ओके। सुंदरबन आर द लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ टाइडल हेलोफाइटिक मैंग्रोव्स ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा जो बड़े जो मैंग्रोव्स हैं वो सुंदरबन में ही पाए जाते हैं। दिस मैंग्रोव फॉरेस्ट इज फेमस फॉर द रॉयल बेंगॉल टाइगर क्रोकोडाइल, इनके लिए फेमस है। मैंग्रोव एरिया आर बीइंग क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर यूसेज। अब मैंग्रोव्स को धीरे धीरे हटा के धीरे धीरे उसको क्या यूज़ किया जा रहा है, उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो मैंग्रोव्स की जो बेसिक जो स्पेशलिटी है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, मैंग्रोव्स खत्म हो रहा है। तो इसको स्टॉप करने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी प्लान लेके आई ताकि इसको कम किया जाए। मैंग्रोव्स और भीतरकनिका उड़ीसा महानदी का जो मैंग्रोव है वो सुंदरबन के बाद सेकंड नंबर पे है, जो इसे भीतरकनिका उड़ीसा कहा जाता है, सेकंड लार्जेस्ट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हार्बर हाई कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली जो मैंग्रोव स्पीसीज एंड हाई एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी यहाँ आपको पाई जाएगी। मैंग्रोव स्वैम्प ऑकर प्रोफ्यूजन और इंटरडिल बेसिकली मड फ्लैट यहाँ पर आपको पाई जाएंगे, गोदावरी कृष्णा। ठीक है।
ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, पहला जो कौन सा है दूसरा कौन सा है इतना समझने की जरूरत है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर भितरकनिका सेकंड नंबर पे है। वहीं मैंग्रोव्स ऑफ पिचावरम एंड विदारनयन आर डिग्रेडेड मेनली ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्वाकल्चर। पिचावरम विदानारायणम ये बेसिकली आंध्र प्रदेश वाले और वहाँ के हैं। ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द मैंग्रोव मोस्टली स्क्रबी डिग्रेडेड अकर अलोंग इंटरटाइडल रीजन ऑफ द एस्टरीज। क्यों है वो देख लो, क्रीक महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका। तो ठीक है। मैंग्रोव वेजिटेशन इन कोस्टल जोन ऑफ केरला वेरी स्पार्स एंड थिन, यानी कि बिखरे हुए हैं और बहुत ज़्यादा कम है। गुजरात के ऊपर गल्फ ऑफ कच्छ है या फिर कोरिया, वहाँ पर आपको पाए जाएंगे। तो कहाँ कहाँ पर है वो आपको दिखाने के लिए था। अब क्या क्या है वही जो इनका इकोसिस्टम है वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, सेम काइंड ऑफ, वही समझने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इनके लिए इनका महत्व क्या है तो यहाँ ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैंग्रोव जो प्लांट है बेसिकली एडिशनल स्पेशल रूट्स होते हैं, अच्छी खासी उनकी जो रूट्स है वो ऊपर निकली हुई होती हैं, जो फिनोट्रॉप्स है विच हेल्प इम्पेड वाटर फ्लो, जो कि वाटर फ्लो है उसको अच्छा खासा रोक लेते हैं। डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स अच्छा खासा होता रहता है, यानी कि धीरे धीरे जो मिट्टी आती रहती है वहाँ जमती जाती है और अच्छा खासा एक कोई बाढ़ आने वाली है या टाइडल आने वाला है या फिर सुनामी आने वाली है उसको रोकने के लिए एक अच्छा काम करती है। मैंग्रोव्स मॉडरेट मानसूनल टाइडल फ्लड्स, ठीक है, रिड्यूस इन्यूडेशन कोस्टल लोलैंड उसको रोक लेती है, सॉइल इरोजन को रोक लेती है, सुनामी हरिकेन फ्लड्स इनको रोक लेती है, जो न्यूट्रिशंस हैं उनको रिसाइकिल कर लेती है, फ्लोरा और फोना है उसके लिए अच्छा खासा हैबिटेट है उसमें, और प्रोवाइड ए सेफ फेवरेबल इन्वायरमेंट, ब्रीडिंग, स्वैम्पिंग, रिपेयरिंग ऑफ सेवरल फिशेज, अच्छा खासा उसके अंदर प्रोडक्शन अच्छी खासी रहती है। सप्लाई वुड्स, फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट, इडिएबल प्लांट, लोकल पीपल, उन सबको एक अच्छा इकोनॉमिकली हेल्प करती है और इंडिया को भी इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा हेल्प करती है क्योंकि हमें काफ़ी कुछ मिल जाता है वहाँ से। हमें जो लकड़ी चाहिए होती है, फायरवुड चाहिए होती है, मेडिसिनल प्लांट चाहिए होते हैं, वो हमें सारे मिल जाते हैं। प्रोवाइड नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिकली मैंने आपको बोला तो हमें चाहिए होती है। टू लोकल कम्युनिटीज एंड आर्गुमेंट ऑफ द लाइवलीहुड, तो वहाँ पर जो एक और चीज़ है अपने भी यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया कि यहाँ पर रॉयल बंगाल जो टाइगर है वो पाए जाते हैं, दैट इज़ बेसिकली द हाई इम्पैक्ट फॉर द लोकल पीपल, क्योंकि रॉयल बंगाल जो टाइगर आते हैं वहाँ पर उनको जाके उनका कहना ये है कि हर साल काफ़ी लोग सिर्फ और सिर्फ रॉयल बंगाल टाइगर की वजह से, क्योंकि नियर बाय बिल्कुल उनके घर बने हुए हैं मैंग्रोव्स के पास और सुंदरबन मैंग्रोव्स के पास, उसकी वजह से रॉयल बंगाल का जो टाइगर का जो इंटरवेंशन है उनके एरिया में होता रहता है। इंटरवेंशन की वजह से रॉयल बंगाल टाइगर किसी न किसी की मौत का कारण बन जाता है। ओके, थ्रेट क्या है, दे आर डिस्ट्रॉयड ऑफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ एरिया ऑफ एग्रीकल्चर, पर्पस ऑफ फ्यूल, फोडर। अब उनको पर्सनली यूज़ के लिए धीरे धीरे आपको बताइए फिशिंग के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो बेसिकली मेनली थ्रेट है। क्वेश्चन देख लो जो कि ऑलरेडी आ चुका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इकोसिस्टम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर डिक्रीजिंग में सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या है, मैंग्रोव्स हैं, उसके बाद ओशन, उसके बाद ग्रासलैंड, उसके बाद लेक्स। क्या क्या है देख लो, क्या ओशन हो सकता है क्या, नहीं ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा डिक्रीजिंग में अगर आप देखोगे तो मैंग्रोव्स हैं, फिर ग्रासलैंड्स हैं, फिर लेक्स है, फिर ओशंस है। तो आंसर इज द सी। क्यों है, आपको सबसे पहले ये पढ़ना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। सबसे कम प्रोडक्टिविटी कहाँ है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, इसके ऊपर लेके प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा यहाँ होती है, उसके बाद में ग्रासलैंड पे होती है, उसके बाद लेक्स पे होती है, उसके बाद ओशंस पे होती है। तो आंसर इज द सी, बेसिकली मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। अगर आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो ये प्रोडक्शन यूनिट एरिया यूनिट टाइम, प्रोडक्टिविटी को कैसे नापा जाता है। इकोडोन हैव ग्रेटर बेसिकली प्रोडक्टिविटी, मैंने आपको बताया, कंपेयर टू द सराउंडिंग इकोसिस्टम, मैंग्रोव्स, ग्रासलैंड, इकोडोन। तो टिपिकल जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द एक्सेप्शन एज इट इज has productivity comparable to wetland because of its rich diversity of primary producers। तो जो इकोटोन जो एरिया होता है जहाँ पर दो इकोसिस्टम आके मिलते हैं उसको इकोटोन कहते हैं, मैं आपको बोल चुका हूँ। तो वहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है बाकी एरिया के एक्सेप्शन के तौर पे अगर हम ले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को, तो वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। अब वहीं ग्रासलैंड्स आर नॉट ट्रांजिशनल ऑल द टाइम, स्टेपी है, नॉन ट्रांजिशनल है, ग्रासलैंड है वेरी, तो यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी लो होती है क्योंकि ग्रासलैंड एरिया तो प्रोडक्टिविटी का कोई मतलब बनता नहीं है। वहीं अगर आप ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग अगर आप देखोगे तो मैंग्रोव सबसे पहले आता है, मैं आपको बोल दिया। ओशन वेरी डीप होते हैं, हैंस प्रोडक्टिविटी इज लिमिटेड, इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम होगी। 40 जोन इन सब में होता है, किलोमीटर्स के हिसाब से इनको बांटा जाता है। तो बेसिकली डीप होते हैं, तो प्रोडक्टिविटी का तो कुछ मतलब बनता नहीं है। वहीं ऑल्सो सर्फेस ऑफ वाटर ओशन इज़ वेरी पुअर इन न्यूट्रिशन, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस सारी चीज़। तो हमें मैंग्रोव्स मिल गया और एंड में ओशन मिल गया।
बीच में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली आपको ये समझने की ज़रूरत है, आपको एक एलिमिनेशन मेथड कैसे अपनाना है। आप पढ़ चुके हो क्या लेक्स मुझे इतना ज़्यादा वो दे सकता है क्या? तो लेक्स के आसपास आप एक बार इमेजिन करो, आपके नियर बाई कहीं ना कहीं लेक होगा, वहाँ का प्रोडक्शन कैसा है, आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी गो थ्रू हो चुके हो सारी चीज़ों से, आपने बुक्स पढ़ लिया है, काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू विथ ऑल, तो आपको ये क्लिक करना चाहिए ओशियन बेसिकली डीपेस्ट रहेगा, तो आंसर नहीं होना चाहिए। और जहाँ भी ओशन आ रहा है या फिर ओशन सबसे पहले एंड में रखो, देन उसके बाद देन यू विल फाइंड आउट कि मैंग्रोव्स हो सकता है, और ग्रासलैंड का तो मतलब बनता नहीं है, ग्रासलैंड्स में ऐसा कुछ नहीं होगा, तो दिस इज़ नॉट फेयर। तो वो उसके बाद आप लेक्स को, हाँ जहाँ पर आपने ये देख लिया मैंग्रोव और ओशन एंड में आ रहा है, तो दिस इज ओके, दिस इज ओके फॉर यू। ओके, so let's move. Lake just like an ocean have low productivity, but due to some plants in the aquatic zone, lakes have productivity slightly greater than that of oceans. तो ओशन से आप उसे पहले रखोगे, तो यहाँ पर आपको ये दिखा भी रखा है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन इज लोअर देन that of terrestrial ecosystem because of the water reflects absorbs much of the light energy before it reaches to the utilized by the plant. So this is, तो ये था बेसिकली आज का हमारा एस्चुरीज और हमारा मैंग्रोव इकोसिस्टम। आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ गलती हुई है तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, और पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी फैलाओ इसे, आई मीन शेयर करो, ज़्यादा बेहतर है, ताकि और चीज़ों को हम लेके आते रहे। बट आई विल नॉट स्टॉप हियर, मैं आपके लिए काफ़ी चीज़ें लेके आऊँगा धीरे धीरे, दिस विल ऑल्सो हेल्प मी टू गो थ्रू विथ माई ऑल सब्जेक्ट्स। सो मिलते हैं दोबारा एक नए लेक्चर नई कहानी के। थैंक यू।